गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम 8th क्लास की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। 8th क्लास की साइंस में हमने फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास की साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस। पहेली और बूजो दो बच्चे हैं जो समर वेकेशन में अपने चाचा के घर जाते हैं। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके जो अंकल हैं वो फार्मर हैं। वन डे दे सा सम टूल्स। एक दिन वो बच्चे सम टूल्स यानी कुछ टूल्स देखते हैं, जैसे खुरपी, सिकल या दराती, शॉवेल कहते हैं बेलचे को, और प्लफ यानी कि हल जो कि उनके फील्ड में पड़ा हुआ था। इनके उनके खेत में ये खुरपी, दराती, शॉवेल और प्लफ देखते हैं। इसके बाद कहते हैं यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आपने पहले ये सीख लिया है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड सेमसेल्फ। प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स किस तरीके से अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं यानी कि बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को से रिएक्शन करके सनलाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट देयर ऑन फूड। एनिमल और ह्यूमन बीइंग ये अपना खाना नहीं बना पाते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल अपना खाना कहाँ से पाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। कह रहे हैं कि जो एनर्जी हमें खाने से मिलती है वो एनर्जी जो है ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं उसका बॉडी फंक्शंस में, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है, इन सारी प्रोसेस में जो कि उसकी लाइफ की प्रोसेस है इसमें उसका यूज़ करता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम अपना खाना प्लांट से, एनिमल से या दोनों से भी पा सकते हैं। मतलब हम मीट मछली भी खाते हैं और ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं, फल भी खाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। एक बड़ी जनसंख्या के लिए, एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सही होना चाहिए, मतलब वो ज़रूरी है। फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। टिल 10,000 BC से 10,000 साल पहले पीपल वर नोमैडिक, यानी कि पीपल जो थे वो कैसे थे, खाना बदोश थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सर्च ऑफ फूड। वो एक जगह से दूसरी जगह किस चीज़ की तलाश में घूमते थे, खाने की तलाश में और शेल्टर की तलाश में यानी कि घर की तलाश में। दे एट रो फ्रूट्स। वो कच्चे फल खाते थे, कच्ची सब्जियां खा जाते थे। एंड स्टार्ट हंटिंग फॉर एनिमल। और उन्होंने एनिमल की हंटिंग शुरू की, यानी कि एनिमल का शिकार भी किया फॉर फूड, खाना के लिए। लेटर के कुछ समय के बाद दे वुड कल्टिवेट। उन्होंने लैंड को कल्टिवेट करना शुरू करा, ज़मीनों को कल्टिवेट किया। प्रोड्यूस राइस प्रोड्यूस किए, वीट और अदर क्रॉप्स। यानी कि कुछ सालों के बाद उन्होंने ज़मीनों को कल्टीवेट किया यानी कि खेती बाड़ी करी और राइस प्रोड्यूस किया, गेहूं प्रोड्यूस किया और बहुत सारी फसलों को उन्होंने प्रोड्यूस किया। दस बॉर्न एग्रीकल्चर। बस यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। When plants of the same kind are grown and cultivated at the one place on large scale, it's called crop. यहाँ पर इन्होंने क्रॉप की डेफिनेशन को समझाया है कि जब बहुत सारे एक ही तरह के प्लांट एक जगह पर उगाए जाएं
और वो बड़े स्केल पर उगाए जाएं तो हम उसको कहते हैं, वो क्या है, एक क्रॉप है। यानी कि वैन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड के प्लांट जब एक ही जगह पर एक बड़े स्केल पर उगाए जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स, कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि क्रॉप जो गेहूं की क्रॉप है अगर उसके प्लांट हैं तो आप देखेंगे कि उस जगह पर सिर्फ गेहूं के ही प्लांट हैं और दूसरा कोई प्लांट है ही नहीं। यानी कि क्रॉप से मतलब यह है कि आप देखेंगे अगर जैसे गेहूं की फसल है तो वहाँ पर बहुत ढेर सारे प्लांट्स होंगे, वो गेहूं के ही होंगे। अगर राइस की क्रॉप है तो बहुत बड़े एरिया में जो है राइस ही राइस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक जगह पर एक ही तरह के सेम काइंड के प्लांट्स पाए जाएंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसके अलावा आपने बहुत सारी फसलें देखी होंगी, दालों की, सब्जियों की और फलों की। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। कह रहा है ये इनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इनको हम सीज़न के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस सीज़न में वो उगाई जा रही है उसी सीज़न के हिसाब से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, आप जानते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक जगह से दूसरी जगह का बिल्कुल अलग होता है। कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम बारिश होती है। जैसे रेगिस्तान है, आप रेगिस्तान में चले जाओ राजस्थान में तो वहाँ पे बहुत कम बारिशें होंगी। आप केरला चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, यहाँ पे खूब ढेर सारी बारिशें होंगी। तो एक जगह से दूसरी जगह का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल अलग है। देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट। कह रहे हैं हर एक कह रहे हैं कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की वैरायटी की क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती है। डेस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी के बावजूद, इस विविधता के बावजूद भी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न, दो बड़े बड़े क्रॉपिंग के पैटर्न हमारे देश में पाए जाते हैं। नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में लगाई जाती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। यानी कि वो सारी क्रॉप्स जो हम रेनी सीज़न के शुरू होते ही हम लगा देते हैं और सितंबर अक्टूबर में उसको हम काट लेते हैं, तो वो क्रॉप्स आपकी कहलाती हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो रेनी सीज़न है वो जून से लेकर सितंबर तक स्टार्ट रहता है। तो जून में हम लगा दी हमने फसल और जो है सितंबर अक्टूबर आते आते हमने उसको काट लिया। इसमें कौन कौन सी है, पैडी है यानी कि धान है, मेज़ है, मक्का है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट मूंगफली है, कॉटन है, और ये सारी फसलें जो हैं ये काय की हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में के आते ही लगा दी जाएं और विंटर सीजन के जाते जाते उनको काट लिया जाए। देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर में हम इसको लगाना शुरू करते हैं और मार्च में इसको हम काट लेते हैं, कल्टीवेट कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, गेहूँ है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, बिसाइड दीज पल्सेस वेजिटेबल ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। अच्छा, ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। कह रहे हैं कि कल्टीवेशन, एक क्रॉप के उगाने में और फिर उसको काटने में, इन सब में जो किसान है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। मतलब जितना 3-4 महीने की जो फसल होती है उसमें वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दैट्स कैरिड आउट बाय ए गार्डनर। आप देखेंगे ये सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे गार्डनर यानी कि जो माली होता है बाग का, बगीचे का, और इवन व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस, और बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने घर पर गमलों में और ऑर्नामेंटल यानी कि सजावट के लिए जो पौधे लगाते हैं उसकी एक्टिविटीज़ की तरह ही है। दिस एक्टिविटीज़ टास्क आर रेफर, इन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं, इन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दिस ये इसमें
दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना, सॉइंग ऑफ सीड्स यानी कि बीजों को बोना, एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइज़र, खाद और मैन्यूर का लगाना, मतलब खाद और फर्टिलाइज़र का डालना खेत में, इरिगेशन टाइम टू टाइम पानी लगाना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से उसका यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटा देना वहाँ से, और फिर लास्ट में है हार्वेस्ट, उस फसल को काट लेना और स्टोरेज उसको स्टोर कर लेना। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन, सॉइल किस तरीके से तैयार की जाती है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। कह रहा है जो प्रिपरेशन है सॉइल की वो फर्स्ट स्टेप है। किसी भी फसल जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ज़मीन को तैयार करना होगा, जो सॉइल है उसको तैयार करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खेती करना है या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक मैदान जो भी आपने लिया हुआ है उस खेत को लोगे और सबसे पहले उसकी ज़मीन जो है उसको क्या करोगे, आप तैयार करोगे। कैसे तैयार करोगे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर का वो क्या है? सॉइल को टर्न कर देना और उसको लूज़ कर देना। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे होता क्या है कि जो आप प्लांट लगा रहे हो सॉइल में वो क्या होते हैं, आसानी से पेनिट्रेट हो जाते हैं यानी कि अंदर तक धंस जाते हैं और उसकी जो रूट होती है प्लांट की वो आसानी से मिट्टी को पकड़ लेती है। द लूज सॉइल अलाउ द, और लूज सॉइल जो है वो रूट को क्या करती है, द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली। जो लूज सॉइल है जिसकी वजह से जो प्लांट है वो आसानी से सांस ले पाता है, इवन व्हेन दे गो डीप, भले ही वो गहराई तक चला गया हो। अगर हमने प्लांट्स को गहराई तक भी लगा दिया है, अगर हमारी सॉइल जो है वो टर्न हुई हुई है, लूज़ हुई हुई है, तब भी उसकी जो जड़ें हैं वो गहराई में जाने के बाद भी आराम से सांस ले सकती हैं या ब्रीथ कर सकती हैं। ठीक है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट ब्रीथ ईजिली। कह रहे हैं कि क्यों जो सॉइल है वो लूज सॉइल जो है वो आसानी से जो प्लांट्स हैं उनको आसानी से सांस लेने में मदद करती है। अब आगे देखते हैं। द लूज एंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। लूज, अगर हम सॉइल को लूज़ करते हैं तो इससे एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जो अर्थ में ज़मीन में अर्थवर्म्स होते हैं यानी कि केंचुए, और जो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी जो है जल्दी से ग्रोथ कर लेते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फार्मर के क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और ये क्या करते हैं, ये सॉइल को और टर्न कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं और इसमें अपना ह्यूमस भी, और इसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं यानी कि मिट्टी खाते हैं और मिट्टी को ही निकाल देते हैं, जिससे मिट्टी जो है और फर्टाइल हो जाती है और ह्यूमस उस मिट्टी में आ जाता है। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूज। फिर सॉइल को टर्न करने की ज़रूरत क्यों है? यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि सॉइल कंटेंट्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सॉइल होती है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। कह रहे हैं जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। किसके थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं? कौन उनको डिकम्पोज करता है? सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई जानवर मर गया तो धीरे 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 वो पूरे तरीके से पहले सड़ता है फिर वो गायब हो जाता है। तो क्या होता है, जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं, डीके कर देते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से क्या होता है कि वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मिनरल्स उस डेड ऑर्गेनिजम्स में थे, मान लीजिए कोई जानवर है तो उसके अंदर हड्डी भी होगी, तो हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, और जानवरों में आयरन भी, हर इंसान लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इंसानों में भी आयरन होता है। तो आयरन, कैल्शियम, फास्फेट, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब कहाँ मिल जाएंगी उसको, उसकी सब कहाँ मिल जाएंगी, सॉइल में चली जाएंगी। तो इससे क्या होगा, सॉइल और फर्टाइल हो जाएगी। तो वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिएंट्स होंगे आर रिलीज बैक टू इनटू द सॉइल, वापस से सॉइल में चले जाएंगे। दिस न्यूट्रिएंट आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और इन न्यूट्रिएंट को फिर से जो आपके
प्लांट्स हैं उसको फिर से वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, कह रहा है कि सॉइल की जो ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की ही जो लेयर होती है वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज़ देयर न्यूट्रिएंट। तो कह रहे हैं अगर हम सॉइल को टर्न कर देंगे, लूज कर देंगे, तो जो सॉइल है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, वो कहाँ हो जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी, और सो दैट प्लांट कैन यूज़ देयर न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट जो है इस तरीके से इस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं। दस लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो कह रहे हैं कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, यानी कि क्रॉप्स के कल्टिवेशन के लिए सॉइल का टर्निंग और लूजनिंग होना बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। सॉइल का लूज होना और टर्निंग होना, ये क्या कहलाता है, टिलिंग या प्लफिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। व्हाट इज़ टिलिंग? तो टिलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग एंड प्लफिंग। ये अलीगढ़ एमयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि द प्रोसेस ऑफ द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड, ऑप्शन था टिलिंग, और 3 ऑप्शन और थे, ठीक है। बहरहाल ये याद आप रखना। दिस इज़ डन बाय द यूजिंग अ प्लफ। इसको हम एक प्लफ को यूज़ करते हुए हम प्लफिंग करते हैं। प्लफ कहते हैं हल को हिंदी में। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये प्लफ्स जो होते हैं या तो लकड़ी के बने होते हैं या फिर लोहे के। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत सूखी हुई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। तो इस कह रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस मिट्टी में, उस ज़मीन में आपको जो है थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उसमें प्लफिंग करना पड़ेगी। द प्लफ्ड फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। कह रहे हैं इस तरीके से जो आप प्लफिंग करोगे तो उसमें एक मिट्टी के बड़े बड़े पीस बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस क्रम्स को तोड़ दें। तो हम इसको काय से तोड़ते हैं, प्लैंक से तोड़ते हैं। द फील्ड इज़ लेवल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। हम फील्ड को लेवल करते हैं बीज बोने के लिए और इरिगेशन, दोनों पर्पस के लिए फील्ड का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि फील्ड का एक जैसा होना, उस फील्ड का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर फील्ड का लेवल नहीं होगा, मान लीजिए कहीं ऊंचा है और कहीं नीचा है, तो क्या होगा, पानी एक तरफ इकट्ठा होगा और एक तरफ सूखा हो जाएगा, यानी कि इससे फसल जो है पूरी की पूरी डैमेज हो जाएगी। द लेवल ऑफ सॉइल इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ लेवलर। जो सॉइल का लेवल करते हैं हम, वो किसकी हेल्प से करते हैं, लेवलर की हेल्प से करते हैं। समटाइम्स मैन्यूर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कह रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि हम टिलिंग से पहले, यानी कि प्लफिंग से पहले मैन्यूर को ऐड कर देते हैं सॉइल में। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सॉइल। इससे क्या होता है कि जो मैन्यूर है वो सॉइल में अच्छे से मिक्सअप हो जाती है। और द सॉइल इज़ वाटर बिफोर सोइंग, और सॉइल में बीज बोने से पहले उसमें थोड़ा सा उसमें पानी लगा देते हैं। अब हमारा अगला है टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर के औजार क्या क्या होते हैं। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल द साइज ऑफ ग्रेन गेट बेटर यील्ड। कह रहे हैं कि बीजों को बोने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो सॉइल के बड़े बड़े डेले हैं, जो बड़े बड़े बन गए हैं, उनको आप क्या करो, ग्रेन के साइज़ का कर लो, ताकि अच्छी फसल की पैदावार हो सके। यानी कि उसको और उन डेलों को, उन मिट्टी के बड़े बड़े क्रम्स को तोड़ लो आप। दिस इज़ डन बाय हेल्प ऑफ वेरियस टूल। इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स यूज़ कर सकते हो। द मेन टूल यूज़ फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो आप यूज़ करोगे वो कौन कौन से होंगे, प्लफ होगा, होए होगा और कल्टीवेटर होगा। तो पहले देखते हैं प्लफ क्या है। इज़ द बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। कह रहे हैं कि पुराने ज़माने से, प्राचीन काल से ही हम जो है प्लफ यानी कि हल का यूज़ करते आ रहे हैं। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप में फर्टिलाइज़र ऐड करना हो, रिमूविंग द वेट्स को हटाना हो, स्क्रैप ऑफ सॉइल का स्क्रैपिंग करना हो, इन सब के लिए हम लकड़ी के बने हुए हल का यूज़ करते हैं। बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। और इस कह रहे हैं ये जो प्लफ होता है, ये इसको कौन ड्रॉन करता है, इसको कौन खींचता है, पेयर ऑफ बुल्स, यानी कि 2 जोड़ी बैल जो है इसको खींचते हैं, या कोई और एनिमल, हॉर्स, कैमल भी हो सकता है, जहाँ पे जैसे जिसकी फैसिलिटी हो। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। इस पे जो होता है एक ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, यानी कि एक ऐसा
ठीक है। एक ट्राइंगुलर आयरन ट्रिप होता है, इस पे एक दोनों तरफ क्या होता है, बेल होते हैं, और एक जो है एक सपोर्ट होता है जिसको किसान पकड़ता है। तो द मैन अच्छा, द इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप, इस पे एक आयरन स्ट्रिप होती है जिसे हम कहते हैं प्लफ शोर, यानी कि हल्के जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं प्लफ शोर। ये काय का बना होता है, ये लोहे का बना होता है, ठीक है। ये इसमें दिखाया, देखिए ये है, ये जो है ये क्या है, ये जो लोहे का बना हुआ दिख रहा है आपको, ये है क्या, प्लफ शेयर, ठीक है। अच्छा, इट कंटेन्स अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, इसका जो मेन पार्ट होता है वो ये लंबी लकड़ी है, ये लॉन्ग रूट, ठीक है। लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, ये लंबी लकड़ी जो है इसका मेन पार्ट है। विच इज़ कॉल्ड प्लफ शाफ्ट, इसे क्या कहते हैं हम, प्लफ शाफ्ट, इस लकड़ी को क्या कहते हैं हम, प्लफ शाफ्ट, ठीक है। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के एक एंड पर इसमें क्या लगा होता है, हैंडल लगा होता है, ये क्या है, हैंडल है। अच्छा, द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम, और दूसरा एंड जो होता है वो एक बीम से अटैच होता है, ये क्या है, एक बीम से अटैच है। और द अदर बीम विच इज़ प्लेस एज अ बुल नेक, जिसको हम कहाँ रख देते हैं, बैल की गर्दन पे रख देते हैं। वन पेयर ऑफ बुल एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ, एक पेयर ऑफ बुल, बुल का पेयर, और आदमी एक इंसान, मतलब मिल करके ये तीनों जो है आराम से इस प्लफ को खींच सकते हैं। द इंडिजीनियस वुड प्लफ इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लफ नाउडेज, ना आजकल क्या हो रहा है कि आयरन प्लफ जो है वुडन प्लफ की जगह यूज़ किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं हो, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स। ये हो जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, वेट्स को रिमूव करने के लिए, फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज़ करने के लिए भी इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड इस ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है, एक लंबी रॉड होती है लकड़ी की या फिर आयरन की। आ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्स एट द एंड ऑफ इट्स एंड, इस पर एक चौड़ी पट्टी होती है जो एक एंड पे लगी है, देखो ये लगी हुई है बैंड प्लेट, यहाँ पर इसके एक एंड पर बैंड प्लेट लगी होती है। वर्क लाइक अ ब्लेड, ये किसकी तरह काम करती है, एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट पुल्ड बाई एनिमल्स, इसको भी जो है एनिमल पुल करते हैं। अब तीसरा है हमारा कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लफिंग इज़ डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल हम क्या कर रहे हैं कि आजकल जो यूज़ हो रहा है वो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर यूज़ हो रहा है। इससे क्या होता है, इससे लेबर कट और टाइम दोनों बचते हैं, ठीक है। लेबर यानी कि आप अलग से ज़्यादा लेबर नहीं करना पड़ेगी, और फिर टाइम भी आपका इसमें बच जाएगा। अब हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, अब हमने मिट्टी तो हमने तैयार कर ली, अब मिट्टी तैयार करने के बाद हमारी सॉइल तैयार है, अब हमें उसमें क्या करना है, सॉइंग करना है, यानी कि बीज को बोना है। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सोइंग जो है क्रॉप प्रोडक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सेलेक्टेड, कह रहे भी आप फसल में भी, आपको खेत में बीज लगाना है, अपनी फसल उगाना है, तो इसके लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे बीजों का सिलेक्शन करें, अच्छे सीड्स का सिलेक्शन करें। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सेलेक्टेड, अच्छे बीज अच्छे सीड का सिलेक्शन करें। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी, आपको गुड क्वालिटी के सीड और क्लीन और हेल्दी सीड खरीदना है। फार्मर प्रीफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड, फार्मर्स जो है आजकल वो इस तरह के बीज को प्रेफर करते हैं जो अच्छी पैदावार, जिसमें पैदावार जो हो वो ज़्यादा हो, यानी कि अच्छी पैदावार वाले बीज। अब सिलेक्शन ऑफ सीड देख लेते हैं। आर देयर सीड विच फ्लोट, अब देखिए आपने क्या करा, टेक आप बीकर एंड फिल हाफ इट विद वाटर, हमने एक बीकर लिया और उसको आधा जो है पानी से भर दिया। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड एंड स्टिर वेल, इसमें सीड्स हमने डाल दिया और अच्छे से उसे हिला दिया। वेट फॉर सम टाइम हमने इंतज़ार किया। आर देयर सीड्स वर विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कुछ बीज जो हैं ऐसे हैं जो उस वाटर पे मतलब ऊपर तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, जो ऊपर तैरते रह गए वो कैसे हैं, लाइटर हैं, और जो अंदर डूब गए वो कैसे हैं, हैवियर हैं।
वाई वुड दे लाइटर, लाइटर क्यों है? क्योंकि उनके बीज जो है वो डैमेज हो चुके हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड दस लाइटर, जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हल्के हो जाते हैं और वो पानी में तैरने लगते हैं। देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर, हम समझ जाते हैं कि ये सारे सीड्स ख़राब हो चुके हैं और इसलिए हम उनको निकाल के फेंक देते हैं। दिस इज़ द गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी एंड सीड फ्रॉम डैमेज वन, ये एक अच्छी कह रहे हैं, ये सबसे बढ़िया मेथड है, गुड मेथड है, जिसमें हम से अच्छे बीजों को बेकार बीजों से अलग कर देते हैं। बिफोर सोइंग वन इम्पोर्टेंट टास्क इज नॉन अबाउट द टूल यूज, अब हम बीज बोने के लिए कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं।